जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है, सुनाई दे रही है? वालेकुम सलाम। जी मुझे आप सुन सकते हैं क्लियर? आवाज़ मेरी साफ़ है या कोई मसला तो नहीं है? सर आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ है। ठीक है, सही। अच्छा जी, चलें हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो बात करनी है बेसिकली वो अकाउंटिंग रेशियोज पर बात करनी है, या जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे हमने बात करनी है। और ये बड़ा कोर टॉपिक है, बड़ा बुनियादी सा टॉपिक है। यानी कॉन्सेप्चुअली ये आपकी अकाउंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को बड़े क्लियर अंदाज से इवेल्युएट करता है। अगर आपका अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, साउंड हैं, तो इट इज़ वेरी मच लाइकली कि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस चैप्टर की बेस पर आपकी वैल्यूएशन भी बड़ी अच्छी हो सकती है कि आपकी अकाउंटिंग कितनी आती है। अच्छा, इस चैप्टर को करने से पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिकली ये चैप्टर उसकी कंटिन्यूएशन है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तभी होगा कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बहुत अच्छी क्लैरिटी हो, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे अंदाज से क्लियर हो। तो वैसे मैंने अभी आपको कुछ इमेजेस सेंड किए थे, जो मैंने अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ भेजे हैं। उसमें जो है ना कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं अकाउंटिंग रेशियोज में जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को इधर वाइट बोर्ड ऑन स्क्रीन में शेयर करूंगा। कुछ चीज़ें मैं उसके ऊपर लिखूंगा और कोशिश करूंगा कि इसको एक्सप्लेन करें जितना हम कर सकते हैं। और आप जो सवाल भी पूछना चाहते हैं तो यू आर वेलकम टू आस्क एट द एंड ऑफ दिस सेशन, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें उसके बारे में आपको बताता चलूँ। बुनियादी तौर पर जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो दो हैं, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है, जो आपसे ज़्यादा रेलिवेंट है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक तो ये है जी, और जो दूसरी स्टेटमेंट है इसके पैरेलल वो है बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग जानते हैं कि कारोबार की या बिजनेस की परफॉर्मेंस को शो किया जाता है। अगर मैं एक लफ्ज में इसको इंटरप्रेट करूं तो वो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस ओवर अ ईयर। एक साल के अरसे में कारोबार ने कैसा परफॉर्म किया ये वो बताता है। बैलेंस शीट क्या बताती है? ये बताती है जी पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। ये दो अल्फाज याद रखने हैं। ऑन ए सर्टेन डे, एक खास दिन पर इसकी पोजीशन क्या थी कारोबार। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बैलेंस शीट के ऊपर लिखा होता है एज ऑन, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर लिखा होता है फॉर द ईयर एंडेड। वो एक खास साल का नक्शा आपके सामने पेश करती है, और ये खास दिन के ऊपर आपकी पोजेशन को शो करती है और आपकी ऑब्लिगेशन को शो करती है। ठीक है। बैलेंस शीट का मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर एक रफ सा ड्राफ्ट आपके सामने बनाता हूँ, तभी आपके लिए ये इट्स गोना बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर
बैलेंस शीट आपके सामने एक स्केच हो उसका थोड़ा सा। ये स्पेसिफिकली मैं बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें बता रहा हूँ। तो अगर हम इस साइड पर आ जाए ना, बैलेंस शीट की एसेट्स एंड लायबिलिटीज साइड, लेफ्ट साइड पे मैं मिसाल के तौर पर लायबिलिटीज को लिख देता हूँ। डजंट मैटर आप लायबिलिटीज लिखें लिखें, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लायबिलिटीज और एसेट्स, ये हमने लिख दिया, ठीक है जी। इसकी आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किसी एक आध क्वेश्चन की अगर आप सोहेल की बुक में से ले लें या किसी और बुक में से ले लें, आप बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ होनी चाहिए कि लाइबिलिटीज और एसेट्स की क्लैरिटी हो, तब आप ना रेशो वाला टॉपिक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली जो एसेट्स है ना, वो क्या चीज है, वो बिजनेस के क्या है, रिसोर्सेज है, यू नो दिस, रिसोर्सेज या व्हाट बिजनेस ओन्स। जो लाइबिलिटीज हैं वो बिजनेस की क्या है, डेट्स हैं, ऑब्लिगेशन है, या व्हाट बिजनेस ओज, जो बिजनेस ने अदा करने, बिजनेस के ऊपर ये कर्जे हैं। यहाँ मैं कुछ मोटी मोटी बातें लिखने लगा हूँ कि जो एसेट्स हैं उसके अंदर आपके बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बड़ी कैटेगरीज हैं वो एक फिक्स्ड एसेट्स हैं, नंबर 1। दूसरे नंबर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, नंबर 2। तीसरे नंबर पर डेफर्ड कॉस्ट है, डेफर्ड कॉस्ट। और आखिरी जो इसमें पॉइंट है वो है करंट एसेट्स। ठीक है जी। ये मैंने एसेट साइड की कुछ चीजें आपके सामने भी शो की हैं। अगर लाइबिलिटीज पर आ जाए ना, तो इसमें सबसे पहली जो चीज है वो है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी, जिसके अंदर आपका शेयर कैपिटल आता है या पेड अप कैपिटल। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स, या इसको आप कह लें डिवेंचर्स आते हैं। फिर आपके इसमें करंट लाइबिलिटीज आती है। ये आपको सोहेल अफजल की बुक में भी मिलेंगी चीजें, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके सामने ना इसका इमेज भी शेयर कर दूंगा। लेकिन ये एक मैंने रफ सी पिक्चर बनाई है आपके सामने कि ये मोटे मोटे एसेट्स हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फिक्स एसेट्स में क्या आता है। मसलन फिक्स एसेट्स जो हैं आपके, फिक्स एसेट्स में आपके वो एसेट्स हैं जिनका बेनिफिट आमतौर पर 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए होता है, जिसमें मशीनरी आ सकती है, प्लांट आ सकता है, बिल्डिंग आ सकती है, लैंड आ सकती है, इस किस्म के जो एसेट्स हैं, और उस पर आमतौर पर डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ किया जाता है। दूसरे नंबर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपकी वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपने लंबे अरसे के लिए की हैं और
उनके साथ आमतौर पर एक परसेंटेज दी होती है। मिसाल के तौर पर लिखा होगा कि जी 10% आपकी इन्वेस्टमेंट है, खाली इन्वेस्टमेंट लिख दे और उसके साथ मेंशन कर दे 10%, यानी इसके ऊपर 10% आपको रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड पॉइंट जो मैंने इसमें लिखा है वो है डिफर्ड कॉस्ट। डिफर्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि ये फिक्टिशियस एसेट्स, द एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल, दैट हैव नो मार्केट वैल्यू, जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। जिस तरह आप डिस्काउंट ऑन शेयर्स या डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स को लिखते हैं अपने एसेट्स में, तो वो वैसे तो वो एसेट नहीं है, लेकिन उसको डेफर्ड कॉस्ट के तौर पर उसको हम आहिस्ता आहिस्ता अपने खर्चों में से राइट ऑफ करते हैं। एक लंबा कॉन्सेप्ट है, अगर आप कंफ्यूज करें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर समझ में आ गया तो इट्स फाइन। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, जिस तरह कंपनी बनाते वक्त जो इब्तदाई खर्चे आप करते हैं और आप शुरू में जो एक्सपेंसेस करते हैं वो डेफर्ड कॉस्ट में आते हैं, क्योंकि वो बहुत हैवी एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप उनको एक साल के अंदर अपने एक्सपेंस के तौर पर शो नहीं करते, बल्कि ओवर द ईयर्स उनको राइट ऑफ करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम के अंदर उसको राइट ऑफ करते हैं। तीसरा पॉइंट करंट एसेट्स है, इससे तो आप लोग वाकिफ होंगे। करंट एसेट्स आपको पता होना चाहिए कि जो कैश है, बैंक है, बिल्स रिसीवेबल हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, और इसी तरीके से डेटर्स हैं या अकाउंट्स रिसीवेबल्स को हम कहते हैं, जो आपके विद इन ईयर आमतौर पर जो आपने रिकवर कर लेना होता है, ये वो चीज़। अच्छा जी, लाइबिलिटी साइड पर आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, दीज आर द थिंग्स व्हिच बिजनेस ओज, जो बिजनेस ने अदा करनी है। और इसमें सबसे पहले मैंने ऑनर इक्विटी लिखा है। ऑनर इक्विटी में शेयर कैपिटल आमतौर पर आता है, जो पेड अप कैपिटल है, जो आपने जो लोगों को बेच दिए हुए शेयर और आपने उसके पैसे वसूल कर लिए। नंबर 2 पे मैंने लिखा है लॉन्ग टर्म लोन्स, और इसके साथ एक हेडिंग बनाई जाती है डिबेंचर्स की, लेकिन हेडिंग्स यहाँ पर हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा बुनियादी मकसद ये कि हमें इन चीज़ों का फ़र्क पता हो, क्योंकि इन्हीं को हमने आगे रेशियोज में जाके अप्लाई करना। तो लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, ये सारे वो कर्जे हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए हो सकते हैं, और इनके साथ आमतौर पर परसेंटेजेस मेंशन होती है या लिखा होता है मोर्गेज लोन, कोई चीज़ गिरवी रखवा के आपने कर्जा लिया हुआ है। और आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है करंट लाइबिलिटीज, जिसमें आपके विद इन ईयर इनकर होने वाली लाइबिलिटीज आती हैं, वो जिम्मेदारियां जो आपने एक साल के अंदर अंदर अदा करनी है। बिल्स पेबल हैं, टैक्सेस हैं, डिविडेंड्स हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सारे। दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस शीट। ये मैंने ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो भी रहता है, हमने उस पर आना है, लेकिन अगर उससे पहले आपको ये बैकग्राउंड पता नहीं होगा ना तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये जो मैंने अभी तक सारा कुछ पढ़ा है, एवरीथिंग इज बीइंग रिमूव। अब हम आ रहे हैं जी अकाउंटिंग रेशियोज पर, या इसको हम कहते हैं एफएसए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अकाउंटिंग रेशियोज या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है जी, इस पे हम इंशाल्लाह बात करें। चलें, अब इसके बाद इसमें ना रेशो क्या है, चलें मैं डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात थोड़ी सी कर लेता हूँ। रेशो क्या होती है? रेशो ये होती है कि जी ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट्स ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। दो आदाद के माबैन जो रिलेशन होता है उसको आप मैथमेटिकली जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम रेशो कहते हैं। ठीक हो गया? यही रेशो भी करेंगे जो हम डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह। दो नंबर्स के दरमियान जो एक रिलेशनशिप होता है उसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, एंड दे आर कॉल्ड रेशियोज। ओके,
कुछ इसकी टाइप्स हैं जो मैं अभी आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। टाइप्स में नंबर 1 पे हम लिखते हैं लिक्विडिटी रेशियो। नंबर 2 पे हम लिख लेते हैं एक्टिविटी या एफिशिएंसी या टर्नओवर रेशियो। तीसरे नंबर पर है जी सॉल्वेंसी रेशियो। चौथे नंबर पर है जी प्रॉफिटेबिलिटी। और भी बनाई जा सकती है, लेकिन चलें ये बड़ी जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं तकरीबन मैंने ये लिख दी हैं, और मैं इस पे 1 बाय 1 थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो आप इसको देखते जाइए। सबसे पहले नंबर पर जी हमने लिखा है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज वो रेशियोज हैं जो आपकी एबिलिटी बताती हैं कि आप अपने शॉर्ट टर्म जो डेट्स हैं क्या आप उनको अदा कर सकते हैं या नहीं। एक मिनट। लिक्विडिटी रेशियोज वो हैं जो आपकी एबिलिटी को बताती हैं कि आप अपने शॉर्ट टर्म कर्जों को अदा करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते। इसी के अंदर करंट रेशियोज भी आती हैं, एसिड टेस्ट रेशियोज भी आती हैं, क्विक रेशियोज भी आती हैं। ये आपकी उस सलाहियत का नाम है कि आप अपने जो एक साल के अंदर होने वाले अखराजात हैं उनको बियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो आप पे जिम्मेदारी है। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है एक्टिविटी रेशियोज, या मैंने उसके साथ एफिशिएंसी रेशियो लिखा है, या मैंने टर्नओवर रेशियो लिखा है। ये एक ही रेशियो के 3 नाम। ये बताते हैं कि हाउ एफिशिएंटली द रिसोर्सेज ऑफ अ फर्म आर बीइंग यूज्ड। ये बताते हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कितने मुअस्सर अंदाज में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसका आंसर आम तौर पर टाइम्स में आता है। मैं लिख भी रहा हूँ इसके साथ, इसका आंसर आमतौर पर टाइम्स में शो किया जाता है। जैसे 5 डेटर्स टर्नओवर का आंसर आ रहा है 5, तो इसका मतलब है 5 टाइम्स। अगर स्टॉक टर्नओवर का आंसर आ रहा है 10, तो उसका उसका मतलब है 10 टाइम्स, 10 गुना। और स्टॉक टर्नओवर और डेटा टर्नओवर का आंसर जितना हाई होगा उतना एफिशिएंटली आप अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, और क्रेडिटर टर्नओवर का आंसर जितना लो होगा उतना एफिशिएंटली आप अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। ये बात क्लियर है जी यहाँ तक? अच्छा, तीसरा पॉइंट मैंने जो लिखा है वो है जी सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो आपकी एबिलिटी को दिखाती है कि आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं। इसका रिलेशन बनता है लिक्विडिटी के साथ और सॉल्वेंसी। इनमें जो बुनियादी फर्क है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का है। लिक्विडिटी जो होती है ना, ये आपकी शॉर्ट टर्म कर्जे अदा करने की सलाहियत है। मिसाल के तौर पर मेरा बिजली का बिल आ गया है, क्या मैं वो अदा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये मेरी लिक्विडिटी पोजीशन को शो करता है। लेकिन खुदा ना खास्ता मेरे ऊपर 50 लाख रुपए का कर्जा है और वो कर्जा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये मेरी सॉल्वेंसी पोजीशन को शो करता है कि मैं सॉल्वेंट नहीं हूँ। मैं अपने एसेट्स बेच कर उनको अदा करने की कोशिश करूंगा, हो सकता है एसेट्स बेच कर भी वो अदा ना कर पाऊँ। लेकिन लिक्विडिटी में मेरी अगर सैलरी है, चाहे 1 लाख रुपए मेरी तनख्वाह है, उस 1 लाख में से मैं 10,000 का अपना बिजली का बिल अदा कर देता हूँ, तो ये इसका मतलब ये है कि मेरी लिक्विडिटी पोजीशन ठीक है, मेरे करंट एसेट्स ज़्यादा हैं और मेरी करंट लाइबिलिटी कम है।
ठीक है जी। और इसके बाद जो आखिरी पॉइंट मैंने लिखा है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को शो करता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होती है? बेसिकली ये आपका प्रॉफिट मार्जिन बताती है और ये आम तौर पर परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 30%, तो उसका मतलब ये होगा जी कि आपके 100 रुपए की जो सेल होती है उसमें 30% आपका प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर आपका नेट प्रॉफिट रेशियो है 20%, तो उसका मतलब ये होगा कि आपकी 100 रुपए की सेल के अंदर 20 रुपए आपका नेट प्रॉफिट होता है। ठीक हो गया जी। और ये हमने 4 चीज़ें लिखनी है। अगर आप चाहें तो मैं इनके नीचे इनकी ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। लिक्विडिटी रेशियोज के नीचे मैं लिख देता हूँ इन शॉर्ट। मैं लिख रहा हूँ कि जी ये इसकी एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ ए कंपनी to pay its short-term debts। इसकी मिसाल है मेरे पास करंट रेशियो, और भी मिसालें हैं, मसलन लिक्विड रेशियो। दूसरी चीज़ मैंने लिखी है वो उसको भी मैं उसकी भी ब्रीफ सी नीचे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। वो है इट टेल्स अस हाउ efficiently assets या resources of a business are being used। और इसकी मिसाल है जी मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर भी इसको कह सकते हैं, और डेटर्स टर्नओवर भी इसमें आता है। इसको रिसीवेबल टर्नओवर भी कहा जाता है, और क्रेडिटर्स टर्नओवर, ये भी इसी की मिसाल है। और इनका आमतौर पर जो आंसर है वो टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। जो लास्ट ऑप्शन है वो है जी सॉल्वेंसी रेशियो, सॉरी सेकंड लास्ट। ये वही है जो मैंने ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी है ना, जैसे यही समझ लें आप तकरीबन मोर और लेस, लेकिन इसमें शॉर्ट टर्म की जगह पर लॉन्ग टर्म का वर्ड आएगा, लॉन्ग टर्म। और इसकी मिसाल जो है वो करंट रेशियो नहीं है, बल्कि इसकी मिसाल है डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी का पता है? डेट को इक्विटी पे डिवाइड किया जाता है। कंपनी के जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उसको कंपनी की इक्विटी पे डिवाइड कर दिया जाता है। द लास्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो हमें बताती है, tells us the margin या percentage of profit in sales। और ये बहुत सिंपल है, अगर आप इस पर गौर करेंगे तो मिसाल के तौर पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहता है ना, तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करना है
सेल्स पर और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। ये इसका फॉर्मूला है। यानी कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी की अगर आपने रेशियो निकालनी है तो आपने उसको सेल्स पे डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इस लिहाज से बहुत आसान है। चाहे नेट प्रॉफिट रेशियो निकालनी है तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कोई भी प्रॉफिट आ जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100, इस तरीके से परसेंटेज में इसका आंसर आएगा। अच्छा जी, ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ली। इसमें कोई मसला अगर है तो पूछिए। जी नो, नो सर, आप आगे बताएं। आगे बताएं। आगे मैंने आपको कुछ इमेज भेजा है बुक का। असल में टाइम हमारे पास जितना है ना उसमें ये और यहाँ पर इस मोड में थोड़ा कवर करना मुश्किल भी होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जो मैं बता सकता हूँ चीज़ें। अदरवाइज ये होगा कि एक सेशन और रखना पड़ेगा। जो मैंने आपको एक भेजा है अभी इमेज, उसको डिस्कस कर लेते हैं। रेशियोज एट ए ग्लैंस, आप बेशक उसको निकाल लें, देख लें, या मैं स्क्रीन पे शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। सर शेयर कर दें स्क्रीन पे। हाँ, अभी वो फिर इसके लिए मुझे बस 2 मिनट चाहिए होंगे, तो मुझे मेल में भेजना पड़ेगा। सर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं? नहीं, मेरे पास तो है, लेकिन ये मैं अब चूंकि लैपटॉप से कर रहा हूँ तो बस ये हो जाएगा अभी। सर आपने तीन तीन भेजी थी, इनमें से कौन सी की बात कर रहे हैं? पहले वाली रेशियोज की? रेशियोज के जो फॉर्मूले भेजे हैं आपने? जी जी, सभी की बात तकरीबन कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। जी सर, वो तो है। अभी मैं ये कर रहा हूँ इसको डाउनलोड ना, ये मैंने जीमेल अपना खोल लिया, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स इट विल टेक। मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप इस अवेलेबल की बुक का कोई सवाल मैं आज आपको बता दूंगा ना, कि आप उन सवालात को देखें। कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उस पे ये फार्मूले आपने अप्लाई करने हैं। अप्लाई करेंगे तो ये आपसे होगा, वरना नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो मैंने सेंड तो कर दी है, अब देखें ये आई थिंक आ गई है मेल भी। अभी हमारे पास वो कह रहा है जी कि 10 मिनट रह गए मीटिंग में। चल, इसको कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह। सर आप ऐसे ही बता दें। नहीं, ऐसे फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। ये ना रेशियोज एट ए ग्लैंस आपके सामने ओपन है, और मैं इसको स्क्रीन पे भी शेयर कर रहा हूँ। ये आपको नजर आ रहा है, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है कि नहीं की हुई? जी नहीं सर, लेकिन मोबाइल में हैं जो आपने शेयर की थी, वहां से ओपन की हुई हैं। आप नजर आ रहा होगा।
सर अभी जी आ रहा है सर, अभी फिर गायब हो गया। फिर गायब हो गया ना वो, असल में ये हम्म, जी सर, अब नजर आ रहा है। अच्छा, ये आपके सामने आ रहा है रेशियोज एट ए ग्लैंस। जी सर, आ रहा है। हाँ, अब इसमें देखें, मैंने जो आपको रेशियोज बताई हैं, मैंने ये जो उसने शुरू में दी हुई है ना, ये सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। आपको याद होगा कि मैंने भी आपको बताया था कि जितनी भी प्रॉफिट रेशियोज हैं, उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसके लिए कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। आपने उसको सेल्स पर डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर आप इस पर नजर डालें तो लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये आपको किधर से मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट? जो मैंने आपको शुरू में चीज बताई थी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आप बनाएंगे और उसमें से आप उठाएंगे ये ग्रॉस प्रॉफिट, जिस तरह ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, उसको वहीं से उठाएंगे। नेट सेल्स भी आप वहीं से उठाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल्स पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात ओके? जी नेट नेट सेल से मुराद यहाँ पर ये है कि उसमें से रिटर्न्स अगर कोई हैं तो माइनस कर दी जाएंगी, डिस्काउंट्स अगर कोई हैं तो माइनस कर देंगे, जो नेट अमाउंट है बस सिर्फ। इसी तरीके से आप नेट प्रॉफिट रेशियो देख लें, उसमें भी यही बता रहा है, नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया हुआ है नेट सेल्स पे, 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड किया हुआ है नेट सेल्स पे, 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो, कोई भी एक्सपेंस कह दे, मिसाल के तौर पर वो कह देता है जी सैलरीज टू सेल्स रेशियो, यूं भी कह सकता है, टू लगा दे, सैलरीज टू सेल्स रेशियो, तो टू को स्लैश कर देना है, सैलरीज को डिवाइड कर देना सेल्स पे और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। कोई एक्सपेंस भी कह सकता है आपको, इंटरेस्ट एक्सपेंस का कह देता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है जी। और ये इससे अगले पेज पे मैं आ गया हूँ, ये भी आपके सामने आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मुझे लगता है। ये अच्छा जी, इसमें अगर आप देखें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, अभी मेरे पास 5 मिनट रह गए, मैं इसमें बता नहीं पाऊंगा। आपने बहरहाल नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी ईबीआईटी जिसको कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसका फॉर्मेट ये होता है, मैं बोल देता हूँ, अगर आपको याद रहा, वीडियो मिल गई तो भी ठीक रहेगा। सेल्स माइनस सीजीएस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करते हैं तो आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, जिसको आपने यहाँ लिखा। उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है, फिर उसमें से डिविडेंड माइनस करते हैं तो आपके पास अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स आता है। ये एक सिंपल सा एक मैंने फॉर्मेट बताया जो इनकम स्टेटमेंट का होता है। एनीवे, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी डिवाइड करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का इसने फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो सब फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूँ। फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। और भी वैसे फॉर्मूले हैं, डेट और इक्विटी को ऐड करके भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, लेकिन फिलहाल ये एक आसान फॉर्मूला जो मुझे लगा मैंने बता दिया। इसी तरह अर्निंग पर शेयर निकालनी है, बड़ा सिंपल है, नाम से पता चल रहा है, पर शेयर निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर्स पर आप डिवाइड करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, या जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स दिया हुआ है, जो आपका प्रॉफिट आया है उसको आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर, जो क्वेश्चन में आपको दिए होंगे, तो पर शेयर आपने कितना कमाया, 20 रुपए कमाया, या जो भी प्रॉफिट है वो आ जाए। डिविडेंड पर शेयर इसको छोड़ दें, ये भी वही चीज़ है ऑलमोस्ट। इससे अगला जो है इसको भी छोड़ दें। अच्छा, ये फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो एक दिया हुआ है, मैंने आपको बताया था टर्नओवर रेशियो आपकी एफिशिएंसी शो करती हैं, उसके लिए कैलकुलेट की जाती हैं। तो इसका फॉर्मूला है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स या सीजीएस इसको कहते हैं, उसको डिवाइड कर देना आपने फिक्स एसेट्स पर, इसका आंसर टाइम्स में आएगा। बेसिकली ये बताता है
कि आपके फिक्स एसेट्स के मुकाबले में आपकी सेल कितनी है। यानी आपने अरबों रुपए के फिक्स एसेट्स रखे हो लेकिन आपकी सेल बहुत कम हो तो अच्छा नहीं है। इसका जितना आंसर ज्यादा होगा उतना आंसर आपके लिए बेहतर है इसका आंसर। फिर है जी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ सेल्स को आपने नेट वर्किंग कैपिटल पे डिवाइड करना है। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को आप माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करते हैं तो वर्किंग कैपिटल। अगला पॉइंट है जी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है सीजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, सीजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो इसके जरिए से आप ये फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर अगर 5 टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी इन्वेंट्री से 5 गुना ज्यादा सेल्स कर लेते हैं। अगर आपके पास 1 रुपए की इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो 5 रुपए की सेल आप करते हैं, तो ये अच्छा साइन है। जितना ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर है उसका मतलब है उतनी क्विक आपकी सेल्स होती है, उतनी तेजी से आप अशिया को सेल में कन्वर्ट करते हैं। डेटर टर्नओवर दिया हुआ है या रिसीवेबल टर्नओवर दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला है जी नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये बताता है कि आप कितना क्विकली अपने डेटर से पैसे वसूल करते हैं, हाउ क्विक, और ये जितना ज्यादा होगा ये भी उतना बेहतर है। आगे क्रेडिट टर्नओवर है उसको मैं फिलहाल नहीं छेड़ रहा। अगले पेज पे मैं आ गया हूँ। आखिरी जो हमारा पेज था वो है डेट सर्विस रेशियो। डेट सर्विस रेशियो भी इसको कहते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कहते हैं, बाज़ किताबों में इसको टाइम इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो भी कहा जाता है। ये बताता है कि आपका जो इंटरेस्ट का खर्चा है, जो आपने जो कर्जा लेकर उसके आप सूद अदा करते हैं उसके ऊपर, उससे कितने ज्यादा गुना आप कमाई कर रहे हैं, आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें तो वो है जी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको ऊपर रखते हैं, फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसको नीचे रखते हैं। मसलन अगर आपने 10 रुपये अर्निंग की है और 1 रुपये इंटरेस्ट दिया है तो ये बता रहा है कि आप 10 गुना ज्यादा कमाई करते हैं अपने इंटरेस्ट से। ये भी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। इसका आंसर भी टाइम्स में आए, इसका आंसर 10 टाइम्स अगर आता है तो इट्स ए गुड साइन। अगर जितना कम आंसर आएगा इसका मतलब है आपकी अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं है जितना आपको सूद में अदा करना पड़ता है। फिक्स एसेट रेशियो ये जनाब आपको बता रहा है नेट फिक्स एसेट को डिवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स पे। लॉन्ग टर्म फंड्स कैसे निकलता है, डेट प्लस इक्विटी। अगर आप कर लें आसान सा, मैंने फॉर्मूला बताया, ये लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं। लॉन्ग टर्म के जो कर्जे आपने ले रखे हैं और आपका जो शेयर कैपिटल है वो इसमें आ जाता है। कुछ रेशियोज और भी हैं, जिस तरह इंपॉर्टेंट प्रोप्राइटरी रेशियो है, प्रोप्राइटरी फंड्स ऊपर लिखा हुआ है, ये भी बेसिकली इक्विटी को ही कहते हैं। टोटल एसेट्स को डिवाइड किया हुआ है, यानी आपके एसेट्स में आपके प्रोप्राइटर का कितना हिस्सा। अब टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट, लेस देन अ मिनट हमारे पास रह गया, तो ये है कि हम एक अगला सेशन रखते हैं उसमें इसको डिस्कस करेंगे और एक आध क्वेश्चन मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप सॉल्व कीजिएगा। कोई मसला होगा तो मेरे से पूछ भी लीजिएगा। प्राइस अर्निंग रेशो है नीचे, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्राइस को आप शेयर की प्राइस को उसकी अर्निंग पर शेयर के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो इनको देखें और सवाल हो तो पूछें मेरे से इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है सर। ये लास्ट में थोड़ा ज़्यादा स्पीडी में काम करना पड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह इसके लिए दोबारा एक सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ फार्मूले को डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह और किसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। Sir, thank you so much, sir. जी, Thank you so much for the session. मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह वील हैव अनदर सेशन।